अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के रैक को देखने जा रहे हैं, वही टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूबा था। ये एक बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस सबमरीन में बैठे एक एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं चंद घंटों के इस टूर के लिए। ये ट्रिप इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे छुपा पड़ा है। स्पेसिफिकली कहा जाए 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का ये सफर शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का टाइम लगेगा 3810 मीटर की डेप्थ तक पहुंचने में। हर 15 मिनट के इंटरवल पर ये सबमरीन एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर एक मौजूद जहाज पोलार प्रिंस को। यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए सिर्फ 1.25 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक से ये सबमरीन ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम के 4:30 बजे वो टाइम था जब तक इस सबमरीन को अपना टूर खत्म करके वापस ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। शाम के 7:10 पोलार प्रिंस में मौजूद जो टीम थी वो डिसाइड करती है कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और यहाँ से शुरू होता है उन 4 दिन लंबी चली एक मल्टीनेशनल सर्च की। एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमरीन को ढूंढने का। हवाई जहाज, शिप्स और रोबोट्स व्हीकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। The U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. चलिए समझते हैं टाइटन सबमरीन की पूरी कहानी। ये जगह जहां पर ये सबमरीन गायब हुई है अटलांटिक ओशन में कनाडा कंट्री के पास लोकेटेड है। नक्शे में देखिए, कैनेडियन आइलैंड न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर। इसी जगह पर पानी की गहराइयों में टाइटैनिक का रैक भी मिलेगा जो कि 2 हिस्से में टूटा हुआ है। एक वो वाला हिस्सा, दूसरा स्टर्न, और दोनों करीब एक दूसरे से 800 मीटर दूर है। यहाँ ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई ये एक सबमरीन बल्कि एक सबमर्सिबल थी। ये दोनों वर्ड एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो अभी तक सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सबमरीन वर्ड का ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स के बीच में। सबमरीन्स में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकती हैं और खुद से समुद्र के अंदर से वापस आ सकती हैं, लेकिन सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत पड़ती है, एक जहाज जो पानी के ऊपर मौजूद है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हमारे केस में यहाँ ये सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस जहाज था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशन गेट नाम की एक कंपनी की तरफ से, जिसके सीईओ स्टॉकटन रश थे। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे की कहानी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में इन्होंने ये ओशन गेट कंपनी बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी जिसका पर्पस अमीर लोगों को ये डीप सी एक्सपीडिशंस कराना था टूरिज्म के तौर पर। Walk us through sort of the mechanics, how they're going to work. It's an expedition to survey the wreck. Travelers who come out will participate in the dives, operate sonar, communication systems, photographs, work on data. So it's a very active. इस कंपनी ने टाइटैनिक के टूर्स जुलाई 2021 में ही ऑफर करने शुरू किए थे। इससे पहले वो बाकी और शिप्स रेक्स के बाकी और जगहों के टूर्स कराते थे। जैसे कि अभी भी आप इनकी वेबसाइट पर देखेंगे तो टाइटैनिक के अलावा अजोरेस और बहामास के एक्सपीडिशंस। टाइटन इस कंपनी की एक लौती सबमर्सिबल नहीं थी, इसके अलावा ओशन गेट के पास 2 और सबमर्सिबल्स थी, एंटीपोर्ट्स और साइक्लोप्स। एंटीपोर्ट्स 304 मीटर की गहराई तक जा सकती थी और साइक्लोप्स 500 मीटर तक, लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था कि वो 4000 मीटर नीचे जा सकती थी, 4 किलोमीटर पानी के अंदर। यही वजह है टाइटैनिक पर जाने के लिए यही एक लौती सबमर्सिबल इनके पास थी। 3800 मीटर कितनी खतरनाक डेप्थ है, इसे विजुलाइज करने के लिए इस चार्ट को देखिए जो बनाया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। यहाँ मेजरमेंट फीट में लिखी है। आमतौर पर एक आदमी की हाइट 6 फीट होती है। टाइटैनिक जहाज से जो आइसबर्ग टकराया था वो करीब 100 फीट पानी के ऊपर तक जाता था और उसे कहीं ज्यादा पानी के नीचे।
130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जो रिक्रिएशनल स्कूबा डाइवर्स जा सकते हैं स्कूबा डाइविंग करते वक्त। 650 फीट के बाद से एक ट्वाइलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर। 1600 फीट यहां पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पर बड़े बड़े जाइंट स्क्विड्स स्विमिंग करते हैं। जाइंट स्क्विड अपने आप में इतने खतरनाक जानवर हैं कि ऐसा लगता है ये किसी एलियन प्लैनेट से आए हैं। जरा फोटोज देखिए और नीचे जाए तो 3800 फीट के बाद एक मिड टाइड जोन शुरू होता है। कोई भी सनलाइट इससे नीचे नहीं पहुंच पाती पानी के अंदर, तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है। इसके बाद पानी का टेम्परेचर यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब यहाँ से और नीचे जाते रहो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट और 12,500 फीट पर जब आप फाइनली पहुंचते हैं यहाँ आता है ओशियन फ्लोर जहां पर टाइटैनिक का रैक मौजूद है। इस डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा है सरफेस पर मौजूद प्रेशर से। तो जो भी सबमर्सिबल इतनी डेप्थ पर जाएगी उसका डिजाइन ये सब सोचकर किया जाना चाहिए। जो शीशा लगा रखा था बाहर देखने के लिए, जो विंडो का साइज है वो बस बहुत छोटा सा ही था जितना उसमें था। और टाइटन सबमर्सिबल में जो खिड़की थी उसे व्यू पोर्ट कहते हैं। ये सबसे बड़ा व्यू पोर्ट था जो किसी भी प्राइवेट सबमर्सिबल में बनाया गया था आज के दिन तक। अपने आप में ये टाइटन सबमर्सिबल कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। इसकी जो मेन बॉडी थी जिसे हल कहा जाता है वो कार्बन फाइबर की बनी थी। एंड में 2 कैप्स लगी थी जो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ है इसकी करीब 6.7 मीटर्स और इसका वजन है 10,400 किलो से ज्यादा। इसके डिजाइन में बाहर देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके जरिए इसे चलाया जा सकता है। अब चलाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर इस सब को कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर की तरफ से। Run the whole thing with this game controller. Come on! ये एक्चुअली में उतना भी वियर्ड नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि यूएस नेवी भी अपनी सबमरीन्स के लिए जो उनकी सबमरीन्स में पेरिस्कोप्स लगाए जाते हैं बाहर देखने के लिए, जो व्यू पोर्ट्स होते हैं वो उन्हें कंट्रोल करते हैं एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर्स की तरफ से। लेकिन हाँ ये बात भी है यहाँ पर पूरी की पूरी सबमरीन टाइटन को कंट्रोल किया जा रहा था एक गेम कंट्रोलर से। इसका मतलब है कि जो पायलट इस सबमर्सिबल को चला रहा था पानी के अंदर वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज कर रहा था। इसके अंदर का नजारा अगर आप देखेंगे तो अंदर बैठने के लिए कोई सीट्स नहीं थी, लेकिन एक टॉयलेट जरूर बनाए रखा था छोटा सा जो कि व्यू पोर्ट के पास था और टॉयलेट पर कोई बैरियर भी नहीं था। तो ये लोग कहते लिटरली अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो बाकी सारे लोग अपना मुंह उधर कर लें, एक टीवी स्क्रीन पर देखते रहें। This is the only toilet available on a deep diving submersible. Best seat in the house. You can look out the viewport. We put a privacy screen in, turn up the music. अब क्योंकि सबमर्सिबल इतनी डीप जाती है पानी के अंदर तो जीपीएस यहाँ पर काम नहीं करता। जो कम्युनिकेशन होता है इनकी सपोर्ट शिप को वो किया जा रहा था एक टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम की तरफ से। ये अभी अनक्लियर है कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था शिप पर। ये कुछ दिन पुराने स्ट्रीट में ओशन गेट ने बताया था कि वो स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। हम 18 जून की इस कहानी के बारे वापस आए तो इस सबमर्सिबल में उस दिन 5 लोग मौजूद थे। पहले थे 58 साल के ब्रिटिश बिलियनियर हेमिश हार्डी, एक एडवेंचरर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। 2016 में साउथ पोल पर गए थे एस्ट्रोनॉट बस ऑल्ड्रिन के साथ। एक टाइम पर इन्होंने 4 घंटे की डाइव की थी ओशन के डीपेस्ट पार्ट में मारियाना ट्रेंच, और पिछले साल ये ब्लू ओरिजिन के सब ऑर्बिटल फ्लाइट का हिस्सा थे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी जेफ बेजोस ने स्टार्ट की थी। दूसरे पैसेंजर थे 77 साल के पॉल हेनरी नॉर्जियोलिंग, फ्रेंच नेवी के एक फॉर्मर कमांडर। ये खुद से ही करीब 35 बार टाइटैनिक के रैक को विजिट कर चुके हैं। ये आरएमएस टाइटैनिक के अंडर वाटर रिसर्च के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके 19 साल के बेटे सुलेमान। ये पाकिस्तान के सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ओनर थे। सुलेमान की खाला ने बताया था कि सुलेमान को जाने से एक्चुअली में डर लग रहा था, लेकिन वो अपने फादर को खुश रखने के लिए, उन्हें कंपनी देने के लिए इस सफर पर उनके साथ गए। उस दिन जैसा मैंने बताया कि इनकी सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल पर एक कम्युनिकेट कर रही थी ऊपर जहाज से। ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 इसके बावजूद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4:30 बजे तक जो टाइम था टाइटन के वापस रिसर्फेस होने का, उस टाइम पर ये वापस आएगी। क्योंकि अगर बाय चांस ये सबमर्सिबल पानी के अंदर ही फंस जाती है तो एक तरीका था पैसेंजर्स के लिए अंदर से ही इसे टिल्ट करके आगे पीछे धकेल के वापस इसे ऊपर लाने का। ये किया जाता है बैलिस्ट को रिमूव करके। बैलिस्ट असल में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बड़े जहाजों का और सबमरीन्स का। अपने आप में बस हैवी वजन होते हैं और कुछ नहीं होता। इनकी मदद से सबमरीन्स पानी के अंदर डिसीजन कर पाती हैं।
पहले के ज़माने में पत्थर और सैंडबैग्स का इस्तेमाल किया जाता था बैलेस्ट के तौर पर, लेकिन आज के दिन जो सबमरीन्स हैं वो सिर्फ पानी का इस्तेमाल करती हैं। बैलेस्ट टैंक्स में पानी भरा जाता है जिससे कि वजन बढ़े और ये सबमरीन्स पानी के अंदर जाना शुरू हो जाए। तो 4:30 बजे जब टाइटन वापस रिसरफेस नहीं किया तो ऊपर बैठे जहाज में लोगों ने कुछ टाइम तक इंतजार किया और फिर 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया। इसके बाद शुरू हुई एक जबरदस्त रेस, द रेस अगेंस्ट टाइम। 96 घंटे, सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी इस टाइटन में। तो अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा था, उनके पास सिर्फ 4 दिन का टाइम था अगर वो पैसेंजर्स को जिंदा ढूंढना चाहते तो। अब अक्सर जहाजों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटर रेडियो भी कहते हैं, EPIBRB। इसकी मदद से इनको लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर टाइटन वापस से समुद्र के सरफेस पर आ भी जाती है तो अभी अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका ही नहीं था। जो दरवाजा इस सबमर्सिबल का, उसे सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था और बाहर से ही खोला जा सकता था। तो चाहे ये सबमर्सिबल पानी के अंदर हो या ऊपर हो, 4 दिन का टाइम यहाँ पर बहुत क्रिटिकल था। The crew closes the hatch from the outside with 17 bolts. There's no other way out. ऊपर से जो सर्च एरिया था वो 25,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में एक वैन जितनी सबमर्सिबल को ढूंढना, इमेजिन करें कितना मुश्किल हो सकता है। न्यूयॉर्क जो स्टेट है ये उससे 7 गुना बड़ा एरिया है। जो डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू अभी तक किया गया था वो सिर्फ 480 मीटर डीप तक किया गया था साल 1973 में, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम्स अपनी पूरी जी जान लगा दी। स्टार्टिंग में 2 अमेरिकन जहाज और 2 कैनेडियन हवाई जहाज ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। इन दोनों में सोनार को डिप्लॉय किया गया जो कि पानी के अंदर भी डिटेक्ट कर सके। सरफेस पर 3 जहाजों ने ये सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और शिप्स आती गई सर्च ऑपरेशन में, कुछ रिमोटली ऑपरेटिव व्हीकल्स यानी ROVs का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ये बेसिकली एक रोबोट टाइप व्हीकल समझ लें, जिसमें कोई अंदर बैठता नहीं है, लेकिन ये पानी के अंदर डुबकी लगाकर चीजों को ढूंढ सकते हैं और पानी के सरफेस से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। 3 ROVs यहाँ पर इसकी वो कर रहे होते हैं, इनको ढूंढ रहे होते हैं। इस सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन एक कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ बैंगिंग नॉइजेस सुनता है। आधे घंटे के इंटरवल्स में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई दरवाजा मार रहा हो। बाद में यूएस कोस्ट गार्ड को भी आवाजें सुनाई देती हैं। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV जो ओशन के फ्लोर पर ढूंढ रहा था उसे कुछ मलबा दिखाई देता है, टाइटैनिक जहाज के बो से करीब 490 मीटर दूर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुकी है। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वो सब अपनी जान खो चुके हैं। बाकी सर्च करने पर टोटल 5 पीस निकलते हैं। सेम दिन यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से कंफर्मेशन आती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बैंगिंग नॉइजेस उन्होंने सुनी थी उसका इस टाइटन से सबमर्सिबल से कोई कनेक्शन नहीं था। एक्चुअली में कंक्लूजन यहाँ पर निकाला जाता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर गई। इम्प्लोजन वर्ड सुनकर आपको लग रहा होगा इसका मतलब है फट जाना, लेकिन इसका मतलब एक्चुअली में एक्सप्लोजन वर्ड का उल्टा होता है। हम एक्सप्लोजन वर्ड का जब इस्तेमाल करते हैं जब कोई बम फटता है या कोई धमाका होता है, जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ जाती है, लेकिन इम्प्लोजन में जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ लगती है। स्क्वीजिंग होकर फट जाना, ये होता है इम्प्लोजन। और कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का मतलब है जो इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया और इसमें 1 मिली सेकेंड का टाइम भी नहीं लगा। इसका मतलब है जो लोग इसमें बैठे थे वो इमीडिएटली पलक झपकते ही मर गए और उनको कोई अंदाजा भी नहीं हुआ। सवाल यहाँ पर ये उठता है आखिर क्या वजह थी इस इम्प्लोजन के पीछे। असल में जो टाइटन की मेन बॉडी थी, जैसा मैंने बताया, वो कार्बन फाइबर की बनी थी, लेकिन आमतौर पर जो सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स बनाई जाती हैं वो स्टील, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। समुद्र में इतनी नीचे कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज कैसी काम करेगी या आज तक किसी ने ढंग से टेस्ट नहीं किया था, और इस डिजास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर एक सूटेबल मटेरियल नहीं है इस यूज केस के लिए। यही चीज कही ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट ने, वो इंसान जिन्होंने टाइटैनिक जहाज की रैक को डिस्कवर किया था साल 1985 में। इन्होंने कहा कि हमने हजारों टाइप्स के लिए अलग अलग व्हीकल समुद्र के नीचे जाने के लिए बनाए हैं, लेकिन आज तक हमने कभी कोई व्हीकल नहीं खोया था। ये पहली बार हुआ कि कोई सबमरीन या सबमर्सिबल इस तरीके से इम्प्लोड हो गई। If you look at our history, it's safer to be in a submarine like Alvin that I spent many years in than driving on I-95. जेम्स कैमरॉन जो फेमस टाइटैनिक और एवेटार फिल्मों के डायरेक्टर हैं, ये खुद बहुत बार जा चुके हैं डीप सी में, अलग अलग एक्सपीडिशंस में। इनका भी यही कहना था कि जो कैप्स जो टाइटेनियम की बनाई गई थी वो अभी भी इंटैक्ट पड़ी है सी फ्लोर पर, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कार्बन फाइबर की मेन बॉडी थी वही अब टुकड़ों में बिखरी पड़ी है।
उन्होंने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया टाइटन को, ये कहते हुए कि यहाँ पर सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं किए गए थे। और ओशन गेट के कंपनी के सीईओ के आप पुराने रिव्यूज देखेंगे तो यही चीज आपको बार बार सुनने को मिलेगी। 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन में एक लंबा आर्टिकल छपा था जिसमें इनके सीईओ ओशन गेट कंपनी की बात कर रहे थे। इन्होंने कहा था कि यूएस पैसेंजर्स वेसल सेफ्टी एक्ट ऑफ 1993 वाज नीडली प्रायोरिटाइज द पैसेंजर सेफ्टी ओवर कमर्शियल इनोवेशन। इन्हें लग रहा था कि जो एक्ट है ये फालतू का है, इसमें इतनी सेफ्टी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पिछले साल एक और इंटरव्यू में इन्होंने कहा था एट सम पॉइंट सेफ्टी जस्ट इज प्योर वेस्ट। आई मीन इफ यू जस्ट वांट टू बी सेफ डोंट गेट आउट ऑफ बेड, don't get in your car, don't do anything. At some point, safety just is pure waste. I mean, if you just want to be safe, don't get out of bed, don't get in your car, don't do anything. इसके बाद ये कहते हैं I broken some rules to make Titan. I think I broken them with logic and good engineering behind. Some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. रूल ये कहता था कि कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया, रूल तोड़ा, जानबूझकर किया। स्टॉकटन रश जानते थे कि वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक हो सकता है। जनवरी 2018 में ओशन गेट के डायरेक्टर ऑफ मरीन ऑपरेशंस डेविड लॉजरिज ने एक्चुअली में सेफ्टी कंसर्न्स बताए थे टाइटन सबमर्सिबल के बारे में, लेकिन जब ओशन गेट ने नहीं सुनी तो ये कोर्ट में गए इस चीज को लेके। कोर्ट में इन्होंने कहा कि एक सेफ्टी असेसमेंट और सर्टिफिकेशन कराई जानी चाहिए सबमर्सिबल की, लेकिन ओशन गेट ने मना कर दिया। इनका कहना था कि इस कंपनी को सेफ्टी और पैसे स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनकी जो लीगल बैटल चली थी कोर्ट में, इवेंचुअली इसमें एक सेटलमेंट हो गई 2018 में आगे चलकर। लेकिन 27 मार्च 2018 कुछ 36 लोगों ने स्टॉकटन रश को एक खत लिखा था। इस खत को लिखने वाले इंडस्ट्री लीडर, डीप सी एक्सप्लोरर, ओशियनोग्राफर ऐसे लोग थे और इन्होंने कहा था कि जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच तुम कर रहे हो, क्वालिटी चेक नहीं करवा रहे हो चीजों का, इसकी वजह से खतरनाक हादसा देखने को मिल सकता है किसी दिन। 2018 एक और डीप सी एक्सप्लोरेशन स्पेशलिस्ट ने मेल लिखी थी इनके सीईओ को कि सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंजर्वेटिव रहो। इन्होंने लिखा था तुम अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को डेंजर में डाल रहे हो। टाइटैनिक तक पहुंचने की दौड़ में तुम वही उसका फ्रेज दोबारा से रिपीट कर रहे हो, शी इज अनसिंकेबल। याद करो टाइटैनिक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोग कितना अंधा भरोसा कर रहे थे कि ये इतना बड़ा जहाज है, ये कभी नहीं डूब सकता, ये तो अनसिंकेबल है। लेकिन उस दिन वो जहाज जाकर डूबा और अब टाइटन का भी यही हाल हुआ। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो स्टॉकटन रश का नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया, लिस्ट ऑफ इन्वेंटर्स और किल्ड बाय देयर ओन इन्वेंशन। इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।